हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और आप सभी ने अभी तक किसी ना किसी का साइड चुन लिया होगा। कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा होगा तो कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा होगा। बट बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि ये रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम क्या है। आखिर ये रशिया यूक्रेन को इन्वेड क्यों करना चाहता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत पीछे जाना होगा। थोड़ा बहुत क्या, लगभग 100 साल से भी पुरानी ये कहानी है। बात 1917 की है। तब रशियन अम्पायर हुआ करता था, रूसी साम्राज्य, और यूक्रेन भी उसी का एक पार्ट था। बाद में 1917 में यूक्रेन रशियन अम्पायर से अलग हो गया और वो अपने आप को एक सोवरन नेशन बताने लगा। लेकिन उसकी ये इंडिपेंडेंट या सोवरेनिटी 3 साल तक ही रही। 1920 में जब सोवियत संघ का गठन हुआ तो यूक्रेन फिर जाके उसमें मिल गया। और फिर बाद में जाकर जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ तो बहुत से देश अलग हुए, जिसमें यूक्रेन भी अलग हुआ था। ये बात है आपको 1991 में। तो अगर आप सही से देखें तो यूक्रेन को असली इंडिपेंडेंस जो है वो 1991 में ही मिला था। लेकिन उन लोगों के, यूक्रेन के लोगों को दिल में ये चाहत थी, हमेशा से रही है, कि हाँ, हम एक सोवरेन नेशन रहें, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहें। ठीक है। और ये बात रसिया को चुभी है, क्योंकि रशिया भी कहीं ना कहीं हमेशा से ये प्रयास करता रहा है वो अखंड रसिया बनाने का, यानी कि जितने भी पार्ट्स अलग हुए हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से मिलाने का। खासकर वो पार्ट जो रसिया के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि यूक्रेन। अगर यूक्रेन को हटा दिया जाए तो रसिया की जो बॉर्डर है वो बाकी वेस्ट कंट्रीज के बॉर्डर से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर यूक्रेन आ जाता है तो फिर वो बॉर्डर का जो डिस्टेंस है बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोग को वर्ल्ड वार 2 की कहानी याद हो तो जब जर्मन के फोर्स ने रसिया पे चढ़ाई किया था तो यूक्रेन ही वो जगह है जहां रशिया ने जर्मनी के फोर्स को रोका था और मेन रसिया लैंड में उसे एंटर नहीं करने दिया गया था। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रखता है। दूसरी, यूक्रेन हमेशा से ये वो जानता है कहीं ना कहीं रशिया का वो मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फोर्सेस की बात करें तो यूक्रेन के पास अभी 11 लाख सेना है। एक्टिव आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि उसके कंपेयर में रसिया के पास 40 लाख आर्मी है। टेक्नोलॉजी की बात करें, मॉडर्न इक्विपमेंट की बात करें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें, तो सब चीज़ों में रशिया यूक्रेन से बहुत आगे है। रसिया की सबसे बड़ी या एक और प्रॉब्लम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि यूक्रेन पहले यूरोपियन यूनियन में जाकर शामिल होता है और फिर ये वो दिखाता है, अपने इंटेंशन शो करता है कि एज अ कंट्री यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नाटो। अब नाटो आप जानते होंगे, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएस, कनाडा, फ्रांस जैसी देशें हैं। और नाटो को रसिया सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। तो यूक्रेन नाटो में जाके शामिल होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी ना कभी रशियन का इन्वेजन हो सकता है और इस इन्वेजन से वो खुद अकेले नहीं लड़ सकता। इस इन्वेजन से अगर यूक्रेन को कोई बचा सकता है तो वो नाटो ही है। तो इसलिए वो नाटो ज्वाइन करना चाहता था। और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे, क्योंकि नाटो के जितने भी अलायंस है वो सब अमेरिका के क्लोज हैं, सब अमेरिका के पार्टनर हैं। और रशिया जहाँ पे है वहाँ के और अगल बगल के 2-3 देशों ने पहले से ही नाटो ज्वाइन कर लिया है, जिसमें आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, इस्तोनिया। ठीक है। इसके अलावा भी 2-3 कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी नाटो के मेंबर हैं। और रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके इतने करीब आ जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर जाके देखिएगा तो अमेरिका भी यूक्रेन के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। उसके अपने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। वो नहीं, अमेरिका ये बात भली भांति जानता है कि चूँकि रशिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में, और ऑयल एक्सपोर्ट कर कर के उसने वेस्ट की पॉलिटिक्स में अपनी दखल बना ली है। एक समय था जब वेस्ट की पॉलिटिक्स हो, ईस्ट की पॉलिटिक्स हो, वहाँ पे सारे अमेरिका की ही बात चलती थी। लेकिन अब रशिया, चूँकि उसके पास वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो वो वेस्ट की पॉलिटिक्स में भी अब उसकी उतनी पैठ बन गई है और ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही है।
इसीलिए अमेरिका छोटे छोटे देशों को नाटो में शामिल करके और रशिया को घेरना चाहता है, ठीक है, जो कि रशिया ये कभी नहीं चाहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है, ठीक है। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, क्रीमिया, जो कि 2014 तक यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशियन आर्मी ने यूक्रेन से वो पार्ट क्राइमिया अपने अंदर ले लिया, कब्जे में ले लिया, और वो अभी भी रशिया के अंडर ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की पोजीशन की। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, या यूक्रेन के जो और सारे डिप्लोमेट्स हैं, सारों ने गुहार लगाई है कि इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो पे बात करें तो इंडिया भी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाह रहा है कि मुझे एक सीट मिले। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने का मतलब है कि आपका रोल बड़ा हो जाता है, और ये सब जैसे मुद्दों पे फिर आप चुप नहीं रह सकते। लेकिन इंडिया का आप अपना एक ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है न्यूट्रल रहने का। इंडिया कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता। हाँ, इंडिया वार को या किसी भी अननेसेसरी प्रोवोकेशन को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया हमेशा पीस के लिए कहता है, लेकिन ऐसे घटनाओं में इंडिया का स्टैंड जनरली न्यूट्रल होता है, डीमिलिटरलाइज का होता है, पीस का होता है, स्टेबिलिटी का होता है। अब इंडिया के सामने यहाँ दो चुनौती हैं। पहली, अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज all are standing behind Ukraine, and all are watching who are going to support Ukraine and who are going to support Russia, or who are going to stay neutral. As far as UNSC सीट्स आर कंसर्न, यूएनएससी की सीट की जहाँ तक बात है, चाइना ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ है, रशिया सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज़ के भी सपोर्ट चाहिए यूएनएससी में सीट पाने के लिए। वो परमानेंट सीट पाने के लिए इंडिया को अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इन सब देशों के भी सपोर्ट चाहिए। इन देशों के बिना सपोर्ट के, और यही देश अगर मोबिलाइजेशन करेंगे तो बहुत सारे छोटे देश भी जो हैं जो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इंडिया ने हमेशा जब भी चाइना के रिस्पेक्ट में बात होती है, इंडिया ने हमेशा ये बात कहा है कि हर उस कंट्री को जो अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखता है उसे सुरक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऑलरेडी हमारी कैबिनेट की मीटिंग, जो सिक्योरिटी होती है उसकी मीटिंग चल रही है, कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, और ऐसा आशा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद व्लादिमीर पुतिन से बात करें। पर बात जो भी हो, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये न्यूट्रल ही रहने वाला है। इंडिया का स्टैंड जो है वो न्यूट्रल ही रहने वाला है। मे भी नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये गुहार लगा सकते हैं कि कोई निगोशिएशन टेबल पे बैठा जाए, चाहे वो यूएन के थ्रू हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कंट्री के थ्रू हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू हो, कि बात निगोशिएशन टेबल पे आए। और इंडिया के लिए ज़रूरी भी है ये बात को कन्वे करना रशिया को भी और वर्ल्ड को भी कि लुक, नाउ आई एम हियर विलिंग टू प्ले अ ग्लोबल रोल। क्योंकि अगर इंडिया ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे वो बैकिंग नहीं मिलेगी। जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए जो बैकिंग चाहिए इंडिया को, फिर वो बैकिंग नहीं मिलेगी, और इसके लिए ये ज़रूरी है। देखते हैं इंडिया इसमें क्या लेता है, और आशा करते हैं कि युद्ध जल्दी रुक जाए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा इस पर आप न्यूज़ पे तो देखते ही रहोगे। अगर टाइम मुझे मिला तो बाकी इसकी और सारी अपडेट्स मैं आपको बाद में दूंगा। चलिए, गुड नाइट।